नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, राष्ट्रपति का के लिए मतदान सोमवार को पूरा हो गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हमारे यहाँ होता है, चूँकि भारत एक गणराज्य है, निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, लेकिन ये निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होकर के परोक्ष होता है। इस परोक्ष निर्वाचन में यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट इलेक्शन वो है, आप समझते ही होंगे, जिसमें कि हम और आप यानी आम जनता, आम मतदाता जो कि है एलिजिबल जो वोटर्स होते हैं, वो लोग जाकर के वोट डालते हैं सीधे तौर पर। जैसे हम लोग MP MLA के इलेक्शन में, ग्राम प्रधान के इलेक्शन में भागीदारी करते हैं या फिर नगर निगम के चुनाव में सभासद चुनते हैं, इस तरीके से। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, यानी हम जिन प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं वो प्रतिनिधि इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत सारी कुछ उसमें अंतर भी है। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ शब्दावली ऐसी हैं जिनको लेकर के चर्चा बहुत होती है, और हमारे आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि कुछ शब्दों को लेकर के लोग चर्चा करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जैसे है, जिसको निर्वाचक मंडल कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, इसकी चर्चा खूब होती है, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसकी चर्चा होती है। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इन सारी शब्दावलियों को लेकर कि ये होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मुझको लगा कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए। और कुछ जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो लोगों को जहां पर आशंका या भ्रम होता है, हमने इस वीडियो के माध्यम से उनको दूर करने की या उनको स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पहले हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर लें, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है कि दोनों चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, मतदाताओं का एक समूह बनाया जाता है, जो लोग वोट डालते हैं और उनके वोट की कीमत तय होती है। यानी एक मतदाता एक वोट नहीं डालता, एक से ज़्यादा वोट डालता है, वो आपको अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा की भी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये शर्त है कि वो निर्वाचित होने चाहिए, यानी जो इलेक्टेड है। राज्यसभा के मेंबर वो भी जिस प्रक्रिया से इनडायरेक्ट उनका इलेक्शन होता है, लेकिन उनका इलेक्शन होता है। और लोकसभा के तो डायरेक्ट चुने ही जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी जो दो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और दूसरी तरफ जो राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति करते हैं, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले कौन हो गए? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। दूसरे नंबर पे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। तो जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके जो विधायक होते हैं, इलेक्टेड विधायक, क्योंकि विधानसभाओं में भी कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको नहीं इसमें भाग लेने की अनुमति मिलती है, केवल चुने हुए विधायकों को भाग लेने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा जो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाएं हैं, उनके विधायकों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का मौका मिलता है। इसका जिक्र अलग से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मौका 1995 में मिला, 70वां संविधान संशोधन किया गया, उसके ज़रिए इनको ये मिला गया है। ये जो सारी इलेक्टोरल प्रोसेस है राष्ट्रपति की, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के
आर्टिकल 55 में इसको पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। कौन वोट डालेगा, क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज और किस तरीके से वोटिंग पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आर्टिकल 55 में कई सारे पैराग्राफ्स हैं, उनके ज़रिए ये चीज़ बताया गया है। अब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ये विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, इनके वोट की कीमत में डिफरेंस होता है। जो हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे थे कि हर एक सदस्य का वोट बराबर नहीं होता है, लेकिन हाँ, हर एक स्टेट में अगर विधायक है उसका वोट बराबर होगा। तो ये विधायकों के वोट कैसे तय किए जाते हैं? विधायकों के वोट तय करने की प्रक्रिया ये है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उतना, और उसको भाग दे दिया जाता है उस राज्य में चुने हुए विधायकों की संख्या कितनी है। अब चूंकि ये वैल्यू इस तरीके से होती है कि बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो उसको 1000 से और भाग दे दिया जाता है ताकि वो संख्या की दृष्टि से कम आ जाए। नहीं तो एक विधायक के वोट की कीमत कई लाख हो जाएगी, उसको कम कर दिया जाता है, तो 1000 से उसको भाग दे दिया जाता है। इस हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट की कीमत सबसे ज़्यादा है, 208। और वहीं सिक्किम के विधायकों के वोट की कीमत, चूंकि वहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ विधायकों की भी संख्या वहाँ की विधानसभा में सबसे कम है, वहाँ के एक वोट की कीमत होती है 7। यानी सिक्किम की पूरी विधानसभा का जितना वोट होगा वो लगभग उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट होता है। इसी तरीके से हर स्टेट के विधायकों की संख्या, विधायकों के वोटों की कीमत का निर्धारण किया गया है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो जितने पूरे देश में जो विधायक हैं, यानी सारे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों की कीमत मिला करके ये संख्या करीब आती है 5.43 लाख। ये वोटों की कीमत है टोटल सारे विधायकों की, जो दिल्ली पौंडीचेरी सब जगह का मिला करके। और इसको क्या किया जाता है, इसके आधार पर सांसदों के वोट की कीमत भी निकाली जाती है। सांसदों की संख्या कितनी हो गई? 543, यानी 543 लोकसभा के सदस्य और 233, चूंकि मैं केवल, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो इलेक्टेड है, 233 एमपी हो गए, राज्यसभा के हो गए। दोनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 776। अब एक सांसद के वोट की कीमत, जो कीमत लोकसभा के सांसद के वोट की होगी वही राज्यसभा के, तो 5.43 लाख कीमत है विधायकों के वोटों की। उसको भाग दे दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की कुल संख्या से, यानी 776 से। ये जो आता है डिवीज़न का, जो रिजल्ट आता है वो होता है एक सांसद के वोट की कीमत, और ये कीमत करीब करीब आती है 700। एक सांसद के वोट की कीमत कितनी हो गई? 700। और टोटल सांसदों की संख्या कितनी है? 776। तो जब 776 को 700 गुणा कर देंगे तो वो भी, उनके वोटों की कुल कीमत भी कितनी आ जाएगी? 5.43 लाख लगभग। यानी कितने टोटल विधायकों और सांसदों की संख्या तो सबको मिला करके अलग होगी, लेकिन उनके वो सारे मिल करके वोट कितने डाल रहे हैं? 10.86 लाख के आसपास वो वोट डाल रहे हैं। यहाँ एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कहीं विधानसभा डिसॉल्व है, कहीं राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो क्या उस राज्य के विधायक, ये स्थिति अगर आती है तो क्या उस राज्य के विधायक मतदान में तो हिस्सा लेंगे नहीं, तो वहाँ के राज्यों का राष्ट्रपति के चुनाव में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो इसीलिए राज्यों के राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका चुनाव विधायक करते हैं, उनके ज़रिए वहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है। अच्छा, कई राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब यहीं पर हम लोग उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। यहाँ विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती है, विधानसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो न केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, यानी
जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो लोग भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ भी वैसे होता है, और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक तो जो हम लोग लोकसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं या विधायकों का चुनाव करते हैं तो कैसे करते हैं कि 4 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, और मान लीजिए कि 500 मतदाता हैं, उसमें से किसी को 300 वोट मिल गया या 200 वोट ही मिल गया और उसको सबसे ज़्यादा मिल गया, वो जीत गया। ये सिंपल, ये जो बिल्कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन में सामान्य तरीके का होता है। यानी इसमें यह कहा जाता है कि रेस हो रही है और जो व्यक्ति सबसे पहले उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया वो जीत गया। लेकिन प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ स्थिति थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर वोट्स का एक कोटा होता है। ये कोटा कैसे तय होता है कि ये जो टोटल वोट्स का कोटा होता है, यानी 50% जितना वोट है उसका आधा प्लस 1, वो उतना वोट जब कोई हासिल कर लेगा तभी उसको निर्वाचित घोषित किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी मान लीजिए कि टोटल 100 वोट हैं, 100 का आधा कितना हुआ? 50, 50 प्लस 1, तो 51 वोट जिसको मिलेंगे वही निर्वाचित होगा। जब तक उसको 51 वोट नहीं मिलेंगे तब तक वो निर्वाचित, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट निर्वाचित घोषित नहीं होगा। अब ये 51 कैसे मिलेंगे? इसीलिए रखा गया है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हर मतदाता वोट तो एक ही दे रहा है, लेकिन उसका वोट वो ट्रांसफरेबल होता है। वो एक ही कैंडिडेट को नहीं दे रहा है, एक को दे रहा है और दूसरे को भी दे रहा है। कैसे दे रहा है? वो प्रेफरेंस के आधार पर दे रहा है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 4 लोग लड़ रहे हैं, और मैं मतदाता हूं, तो मैं जाऊंगा A, B, C, D अगर 4 लोग चुनाव में हैं तो मैंने पहले प्रेफरेंस का वोट दिया A को, दूसरे प्रेफरेंस का वोट दिया B को, तीसरे का दिया C को, चौथे प्रेफरेंस का वोट दिया D को। यानी प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मेरी निगाह में A, अगर A को पहले प्रेफरेंस का दिया है कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले राष्ट्रपति वो बने। सेकेंड प्रेफरेंस का मतलब है कि अगर वो नहीं बनता है तो मेरी दूसरी चॉइस होगी कि 2 ये B बन जाए, तीसरी चॉइस होगी C और चौथी होगी D। इसी तरीके से सारे वोटर्स को वोट देना होता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले ही प्रेफरेंस का दिया तो ऐसा नहीं होगा कि उसका वोट जो है इनवैलिड हो जाएगा। ये उसके स्वेच्छा पर निर्भर है, लेकिन उसके पास ये विकल्प होता है कि वो अपने प्रेफरेंस का वोट जितने कैंडिडेट हैं वो सबको दे सकता है। ठीक है। अब जब मतगणना होती है तो सारे लोगों ने अपने अपने वोट दे दिए, पहले प्रेफरेंस का, दूसरे, तीसरे, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उस हिसाब से दिया। मतगणना होगी तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स की काउंटिंग होगी। अब इस फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स की काउंटिंग में अगर कोई कैंडिडेट 51 वोट पा गया, यानी जो वोट का कोटा है निर्धारित है उसको पार कर गया वो, तब तो वो निर्वाचित घोषित हो जाएगा। मान लीजिए मामला अटक गया, नहीं पार कर पाया, तो होता क्या है कि फिर सेकेंड प्रेफरेंस के वोट्स की गिनती होती है। लेकिन उसमें जो हमने आपको बताया था कि अगर A, B, C, D 4 कैंडिडेट हैं तो उनमें जो सबसे कम वोट पाया होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब उनको लग जाएगा कि अब ये रेस में नहीं है, इनको ज़बरदस्ती फिर से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होगा क्या कि उसने जो वोट पाए हैं, जितने वोट भी उसको मिले हैं, अब ये देखा जाएगा कि मान लीजिए कि उसको 10 वोट मिले तो 10 लोगों ने तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस का दिया वोट। अब उन 10 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस का, द्वितीय वरीयता का वोट किसको दिया है? अब ये द्वितीय वरीयता वाले वोट सबके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो जो एलिमिनेट हो रहा है, सबसे कम वोट जिसने पाए हैं उसके द्वितीय वरीयता वाले वोटों को बांट दिया जाएगा। जिनको भी उसने दिया होगा
उसके पास चला जाएगा। अब अगर फिर इतना बंटने के बाद अगर कोई उस कोटा को पूरा कर लेता है, यानी 51 वोट पा लेता है, जो हमने माना था कि अगर टोटल 100 वोट हैं, अगर वो 51 वोट पा गया तो वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। फिर भी नहीं अगर कोई जीता, कंप्लीट हो पाया, तब फिर क्या होता है, फिर थर्ड प्रेफरेंस के वोट्स की गिनती होती है। और थर्ड प्रेफरेंस के वोट्स की जब गिनती होगी तो जो तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति थे उनको अब फिर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उनके वोट्स को फिर जो उनके वोट्स थे उसी तरीके से अब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसमें, जो पहले और दूसरे नंबर पर थे। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी और उसके बाद तो फिर कोई ना कोई पा ही जाएगा। इस तरीके से आधे से ज़्यादा वोट जब कोई व्यक्ति पाता है तभी उसको निर्वाचित घोषित किया जाता है। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, कई बार इसमें संदेह होता है, कई बार लोगों ने मुझसे भी पूछा है और कई बहुत समझदार लोगों ने पूछा है, तो मुझको लगा कि ये बात थोड़ी स्पष्ट कर दी जाए। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको ये स्पष्ट ना हुआ हो तो बताइएगा, मैं इस पर एक डिटेल पूरी की पूरी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, उनके कार्य और इन सारी चीज़ों पर एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन आज मैंने इन दोनों के निर्वाचन के बारे में बताया है और मुझको लगता है कि दोनों के निर्वाचन के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी तक हमारे यहाँ जितने भी राष्ट्रपतियों का निर्वाचन हुआ है, ये बड़ी तथ्यात्मक चीज़ है, हो सकता है सबको न पता भी हो तब भी जान लीजिए। तो ज़्यादातर का निर्वाचन, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट खड़े भी नहीं होते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इस बार भी 2 ही कैंडिडेट खड़े हैं, एक पक्ष के खड़े हैं, दूसरे विपक्ष के। अब चूँकि चुनाव लड़ने के लिए जो ये एलिजिबिलिटी होती है, प्रस्तावक होते हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। तो इस क्राइटेरिया को लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। पहले बहुत सारे लोग चुनाव लड़ जाते थे, इतनी नहीं थी। और आपने सुना होगा कि कोई एक धरती पकड़ हुआ करते थे जिन्होंने चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बना दिया था। बहुत सारे चुनाव उन्होंने लड़े, सारे चुनाव हारते थे वो, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़े थे। खैर, अभी तक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो द्वितीय वरीयता के वोटों को गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ज़्यादातर वो सारे के सारे पहली वरीयता के वोटों से ही उनके निर्वाचन का रास्ता तय हो जाता है। अब की बार भी जो एक पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें लगता है कि एनडीए की उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू हैं, बड़ी आसानी से वो चुनाव जीत जाएंगी, ऐसा जो लग रहा है। लग इसलिए रहा है कि जो एनडीए के वोट्स हैं, सांसदों को भी देख लिया जाए और जिस तरीके से उनको विधायकों का, राज्यों के विधायकों का समर्थन मिला है, उस हिसाब से भी उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। केवल वराहगिरी वेंकट गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी जो हमारे राष्ट्रपति थे, एकमात्र वो राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन करने के लिए प्रथम वरीयता के मतों के बाद द्वितीय वरीयता के मतों की भी, यानी सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स को गिनने की ज़रूरत पड़ी थी। उनका तब वो क्लियर हुए थे, निर्वाचन हुए थे। और उस बार नीलम संजीव रेड्डी भी चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए। बाद में नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने तो वो एकमात्र अब तक राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था, जो निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक न किया हो तो ज़रूर कर लें। हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। आपको राजनीतिक मुद्दों के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारे पेज को आप लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर लीजिए।